इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तो पेपर लीक क्यों हो गया, आप ये तो बताओ, कहाँ सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? नीट यूजी का पेपर में फिर एक बार लीक हो गया। नासिक से लीक पेपर की कॉपी हरियाणा पहुंची है। नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है पेपर लीक के आरोपों के बाद। नीट एस्पिरेंट अभी मान चुका है कि उसके साथ गलत हुआ। जब गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं पत्रकार लोग, तो वो देख के बहुत रिलैक्स फील हो रहा है कि हाँ ये सही हो रहा है एनटीए के साथ। एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए अगर ये सब कंटेंट हम देखते रहेंगे और इससे हमें मज़ा आते रहेगा तो ये कहीं पे भी हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। जब भी हम एग्ज़ाम अगर दिलाए उसके बाद में हर एक पेरेंट्स प्लानिंग करता है, स्टूडेंट रिलैक्स होता है कि यार एग्ज़ाम हो जाए एक बार, हम यहाँ घूमने चले जाएंगे, वहाँ घूमने चले जाएंगे, बेटा मेरे पास रहेगा, बेटी मेरे पास रहेगा। तो अभी का टाइम मोर इनटू पेरेंट्स को एक इमोशनली पहले तो खुद को भी थोड़ा संभालना ज़रूरी है और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि ये जो त्याग इतने टाइम तक चल रहा था ये थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। बच्चों को भी इमोशनली सपोर्ट देने की चीज़ है, क्योंकि अभी रियली में टूटे हुए हैं बच्चे। बात ट्रस्ट पे आ चुकी है, बात अब ट्रस्ट पे आ चुकी है कि हम जो अगले बार भी एग्ज़ाम देंगे वो कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर प्रशांत बेलचंदन। और अभी जो करेंटली सिनेरियो चल रहा है एनटीए, नीट एग्जामिनेशन, इन सब टॉपिक्स पे बच्चे और पेरेंट्स के माइंडसेट में क्या प्रभाव पड़ रहा है, अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनके लिए बेहतर होगा, ये सब टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन के बाद में आई होप आप अपने लिए बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि ये जो आने वाला महीना, 1.5 महीना है, वो किस तरीके से आपको प्लानिंग करना चाहिए। Hello everyone, my name is Ajay Ratre and we are discussing over the topic NT examinations। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस बीच में जो सोशल मीडिया में भ्रांतियाँ और ढेर सारे न्यूज़ आ रहे हैं, तो उस बीच में बच्चों को एक राइट डायरेक्शन मिले, क्लियरिटी मिले, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे ताकि वो अपकमिंग डिसीज़न बेहतर ले सकें। आज हम लोग सर यहाँ पे पॉडकास्ट करने बैठे हैं, एक सेशन कर रहे हैं। और तो आपके हिसाब से ये सेशन सबसे ज़्यादा किसके लिए काम का होगा और वो क्या ध्यान रखना है उनको? बेसिकली ये सेशन जो नीट स्टूडेंट्स हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए हम बना रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हम भी देख रहे हैं और स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में एक तरीके से लड़ाई छिड़ी हुई है। कोई गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है, कोई एनटीए को ब्लेम कर रहा है, कोई जो पेपर लीक किए हैं उनको ब्लेम कर रहा है। डेली ये केस हुआ, वो केस हुआ, ये पकड़े गए, वो पकड़े गए। ये पूरा कंटेंट सोशल मीडिया में भरा हुआ है। और चूँकि ये जनरेशन इस टाइम का चल रहा है कि हम समझते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, हमारी मानसिकता में बहुत इफ़ेक्ट डालता है ये चीज़ें कि जो हम क्या कंटेंट फीड कर रहे हैं हमारे दिमाग को, उसके अकॉर्डिंग से हमारा दिमाग जो है वो फंक्शन करता है। तो इस पॉडकास्ट का पर्पस ये है कि हम वहाँ से निकले और ये जो टाइम हमें जो मिला है, जो 1 महीना 1.5 महीने का जो भी टाइम हमारे पास में आ रहा है, तो एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए। हमारा पर्पस, जब से हम 11th में बायो लेते हैं तो पर्पस होता है कि हम एक एमबीबीएस डॉक्टर बने। एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए अगर ये सब कंटेंट हम देखते रहेंगे और इससे हमें मज़ा आते रहेगा तो ये कहीं पे भी हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। पर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बिंग अ स्टूडेंट अगर मैं सोचूं कि भाई लाइक नीट एस्पिरेंट अभी मान चुका है कि उसके साथ गलत हुआ, मतलब वो एग्ज़ाम दे चुका है और कुछ लोग ये उसको मौके की तरह देख रहे हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया में जो कंटेंट आ रहे हैं वो उसको या तो सिंपैथी एम्पैथी दोनों देने का काम कर रहा है, जो कि उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स करता है कि हाँ भाई अगर ये हुआ तो सही हो रहा है या फिर एक गलत हो रहा है। या फिर उनके ऊपर जब गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं पत्रकार लोग, तो वो देख के बहुत रिलैक्स फील हो रहा है कि हाँ ये सही हो रहा है, एनटीए के साथ गवर्नमेंट स्टैंड कर रही। पर क्या ये रिलैक्सेशन या एम्पैथी या सिंपैथी है, वो एक स्टूडेंट को किस मोड में जाना चाहिए? इस रिलैक्सेशन का चाव लेना चाहिए या फिर कोई डायरेक्शन पकड़ना चाहिए? देखो, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो मानसिक विकास जो है, हमारा ब्रेन
ये सब कंटेंट से बहुत प्लेजर लेता है, मज़ा आता है। राइट। तो हमेशा जैसे अभी जो बच्चे 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं, तो ये बहुत मज़ेदार टॉपिक मिल गया है अभी हमें चीज़ों को देखने के लिए। तो हमें वो रिलैक्सेशन देगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट हमें ये समझना ज़रूरी है कि चलो NTA हो गया, CBI जांच कर रही है ऑफकोर्स, अब जो भी निष्कर्ष निकलता है तो जो भी लोग इसमें विक्टिम पाए जाएंगे उनको सज़ा मिलेगी, यस, वो अपना सज़ा काटेगा। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको वो कानूनी कार्यवाही है वो चलते रहेगा। ये हमने 2024 में भी देखा है कि कितना लंबा चला है, और एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं पूछूं कि उसमें कितने लोग दोषी पाए गए, कितने लोगों को क्या सज़ा मिली, तो 2024 में जो बच्चे नीट एग्ज़ाम दिलाए हैं उनको भी पता नहीं। बोलने का मतलब समय के साथ में चीज़ें धुंधली होते जाती है, लेकिन हमारा फ्यूचर बट अभी जो हम तैयारी किए हैं, हम 1 साल से 2 साल से 3 साल से हम नीट का तैयारी कर रहे हैं, एक पर्पस के लिए हमने तैयारी की। अगर हम ये 1.5 महीना, अगर हम जो 1.5 साल 2 साल का प्रिपरेशन जिस दिन के लिए दिए हैं, और ये लास्ट अब जो भी सिचुएशन आ गया हमारे जो पास, भी डेट आएगा, उसको छोड़ के ये सब प्लेजर में रहेंगे तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है। अभी ये सोचना जरूरी है कि ये जो भी चीज चल रहा है, ये चल रहा है, इसमें हमारा क्या बेनिफिट है और हमारा क्या नुकसान, यहाँ पे रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। या तो हम पूरा टाइम काटे ये सब कंटेंट को देखने में, या तो हम फोकस्ड हो जाए कि जो सिचुएशन है वो है, एक्सेप्ट कर ले। हमारे हाथ में, स्टूडेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है। उनके हाथ में क्या है कि जो सपना लेके वो जो 11वीं में कदम उठाए थे, बायो लिए थे, 12वीं पढ़े थे, कोचिंग किए होंगे, 1 साल 2 साल मेहनत किए, वो सिर्फ और सिर्फ वो नीट के एग्ज़ाम डे के लिए तैयारी करते हैं। तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन रखना, यही आज के समय में एक स्मार्ट चॉइस है। और अभी के समय में सोशल मीडिया से अपने आप को थोड़ा सा डी अटैच करना, ये उससे भी बड़ी समझदारी होगी। राइट। इन बिटवीन सर, पेरेंट्स हैं वो ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज कि उनको अब ये नहीं समझ आ रहा है कि अब क्या होगा। हो सकता है किसी को ये समझ आया होगा कि यार अच्छा, मेरे बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा गया था और नाउ वो कर लेगा। अभी दोबारा जब एग्ज़ाम होने वाला है तो अगेन जो एक रूमर है वो बहुत बड़ा बन के आ रहा है कि भाई साहब इस बार, ऑल्दो ऐसा पता चला था कि ये जो एग्ज़ाम है लास्ट टाइम की अपेक्षा थोड़ा इजी था, अब इस चीज़ की स्क्रूटनी वाला फेस है तो एग्ज़ाम टफ हो सकता है। और ये बात बच्चे से ज़्यादा पेरेंट फील कर रहा है कि एग्ज़ाम टफ होगा, और वो पैनिक ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। उन पेरेंट्स को आप क्या कन्वे करना चाहेंगे? देखो, पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि अगेन मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊँगा कि हमारा सबका गोल है, पेरेंट्स का गोल होता है कि बच्चे को MBBS डॉक्टर बनने के लिए सीट मिले। अगर एग्ज़ाम इजी आया है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। आप समझिए इस बात को। और एग्ज़ाम टफ क्या है तो कट ऑफ नीचे आएगा। तो एनीवेज जो सीट मिलना है वो इस पे डिपेंड करता है। टफ है तो वो सबके लिए टफ है, इजी है तो वो हर किसी के लिए इजी है। टफ और इजी पैरामीटर नहीं है, टफ और इजी पैरामीटर नहीं है। जो सीट मिलना है वो कट ऑफ के बेसिस पे मिलेगा। एक पेरेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर सोचूं तो अभी मेन चैलेंज क्या है कि देखो, बच्चे एक माइंडसेट से कोई कोटा गया है या कोई अदर सिटी में गया है तो उनका प्रिपरेशन रहता है कि यार अभी यहाँ तक वो रूम रेंट की बुक करके रखते हैं, कोचिंग का अपना एक शेड्यूल होता है कि भाई क्रैश कोर्स वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम वगैरह लगाते हैं। तो हर एक पढ़ाई का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न जो है वो क्रॉस करके एग्ज़ाम दिए। ये सब सिचुएशन का कोई पैटर्न नहीं होता, क्योंकि इसका प्रिपरेशन ना तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन कर सकता है, ना बच्चे कर सकते हैं, ना पेरेंट्स कर सकते हैं। राइट। अब जब भी हम एग्ज़ाम वगैरह दिलाए, जब भी हम कोई ऐसा मेजर कुछ इवेंट होता है उसके बाद में हर एक पेरेंट्स प्लानिंग करता है
स्टूडेंट रिलैक्स होता है कि यार एग्ज़ाम हो जाए एक बार, हम यहाँ घूमने चले जाएंगे, वहाँ घूमने चले जाएंगे, बेटा मेरे पास रहेगा, बेटी मेरे पास रहेगा। तो थोड़े सो अभी का टाइम मोर इनटू पेरेंट्स को एक इमोशनली पहले तो खुद को भी थोड़ा संभालना जरूरी है और एक्सेप्ट करना जरूरी है कि ये जो त्याग इतने टाइम तक चल रहा था ये थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है, और बच्चों को भी इमोशनली सपोर्ट देने की नीड है, क्योंकि अभी रियली में टूटे हुए हैं बच्चे। बात ट्रस्ट पे आ चुकी है, बात अब ट्रस्ट पे आ चुकी है कि हम जो अगले बार भी एग्जाम देंगे वो कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा, क्या रहेगा, ये क्वेश्चनेबल क्या एश्योरेंस है कि वो भी हो चुका है। ऑल्दो यहाँ पे अभी क्या सही क्या गलत में मैं अगेन नहीं जाऊंगा, बट ट्रस्ट कहीं ना कहीं जो है वो टूटा है, और इससे मोरल जो है वो कहीं ना कहीं डाउन, क्योंकि ये हमने 2024 में भी देखा है। और चूँकि हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को कि उनके जो भी स्कोर आ रहा है उसके बेसिस पे क्या बेस्ट हो सकता है, उनका प्लानिंग क्या है, कि हम समझाते हैं उनको कि 3 ही ऑप्शन है आपके पास में। अगर आपको डॉक्टर बनना है, या आपका रैंक बहुत हाई होना चाहिए जिससे आपको पैसे भी कम है फिर भी आप डॉक्टर बन सकते हो, आपको गवर्नमेंट सीट मिलता है। तो स्कोर मिड या मीडियम में है तो बजट आपका है 60, 70, 80 लाख का, फिर भी आप डॉक्टर बन सकते हो। स्कोर और लो है, आप जस्ट क्वालिफाइंग और प्लस माइनस 50-60 मार्क्स है, और आपके पास में करोड़ से ऊपर के पैसे हैं इन्वेस्टमेंट बच्चे के एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए, फिर भी आप डॉक्टर बन सकते हो। प्राइवेट चूज करना होगा, डीम्ड कॉलेज है, NRI सीट है, इसमें कर लेते हैं। फंसते कौन है? जो मैक्सिमम जो 22 लाख में अगर देखे तो उसमें 18 से 20 लाख ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनका नहीं होता कि 60-70 लाख रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली एक ही बच्चे के एजुकेशन में लगा दिया, करोड़ में बना, और वो 300-400 मार्क्स ला रहे, तो ऐसे नहीं कि उनके अंदर में डॉक्टर बनने वाला पोटेंशियल नहीं है। हमारे पास में सीट्स नहीं है। सो हम एक वो ब्रिज का काम करते हैं कि बाहर में भी जाके, अब्रॉड में भी जाके बच्चे MBBS कर सकते हैं। जस्ट क्वालिफाइड स्कोर है, फिर भी बच्चे बाहर जाके MBBS डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, वो भी बजट में, मीन्स अराउंड 25-30 लाख में, वो भी आपको ईयरली पे करना रहता है। तो वैसा भी हमारे पास में ऑप्शंस हैं। सो सॉल्यूशन हर एक सिचुएशन का है, बट माइंडसेट प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर वही है कि जिद है कि डॉक्टर बनना है तो आपके पास में कई रास्ते हैं, बट अगर हम ब्लॉकेज करेंगे अपने आप को कि नहीं ऐसे ही होगा तो फिर दिक्कत है। सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, सिचुएशन को मानना और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना एक स्मार्ट चॉइस है। अगर मैं ये फॉर एग्जांपल अभी के सिचुएशन में अगर मैं मान लूँ ये कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस पे अपन दिन रात बहस करते रहे, इसमें हमारा कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा। एक स्मार्ट पर्सन है जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करे, जो स्कोर है उसको एक्सेप्ट करे, जो बजट है उसको एक्सेप्ट करे, और उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट डिसीजन है वो पेरेंट्स जो है वो ले सकता है। तो पेरेंट्स के लिए वही है कि ऑप्शंस है, सॉल्यूशंस हैं, बस आपको राइट डिसीजन, राइट माइंडसेट डेवलप करने की नीड है। इनफैक्ट जैसा कि इसके एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम के 2-3 दिन के अंदर ही OMR शीट की एक टेस्ट रन कॉपी आ जाती है, जिससे एक प्रिडिक्शन बैठ ही जाता है कि भी मेरा स्कोर कहाँ पे जाके बैठ रहा होगा। हो सकता है ऑल्दो थोड़ा बहुत 19-20 हो, लेकिन एक प्रिडिक्शन बैठ जाता है। और उसमें भी कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ऑल्दो या तो सेकंड बार तैयारी करने वाला है और ड्रॉप आउट लेता, तो ये जो ड्रॉप आउट का डिसीज़न होता है ये एक तरीके से वही हो गया कि भाई आपको दोबारा अटैम्प्ट बहुत कम टाइम में मिल गया, क्योंकि आपको शायद एक पता तो चल ही गया कि मैं कहाँ पे था। तो ड्रॉप आउट वाला जो डिसीज़न है
वो कितना कारगर होता है? देखिए इसमें ये जो हो रहा है वो जो बच्चे इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर रहे थे, जिनका पेपर अच्छा गया था, उनके लिए ये वही मतलब सेकंड ऑप्शन वाला नहीं है बात, मतलब वो परेशान है मान के चलो। ये उन लोगों के लिए अच्छा हो गया जिनका स्कोर जो है वो कम आ रहा था। और ड्रॉप आउट वाला डिसीजन जो है वो मैटर करता है कि भाई जिनके पास में ऑप्शंस ही नहीं है, मतलब जो अब्रॉड से भी मतलब 20 लाख भी उनके लिए कंसर्न है। सो उन बच्चों के लिए ज़रूर वो जब तक एक अच्छा स्कोर ना लाए उनके पास में ऑप्शंस नहीं है। दूसरा, जिन बच्चों का स्कोर इस साल लास्ट ईयर बाई चांस अच्छा आया है, वो कुछ 50 मार्क्स से प्लस माइनस में अगर सीट से चुके हैं, सो उन बच्चों के लिए भी एक अच्छा सजेशन है कि वो एक और अटेम्प्ट ले और देखें। बट हमने जो लास्ट 15 साल में जो हमारा एनालिसिस रहा है, जो पाए हैं हम लोग 100 मार्क्स का ही प्लस माइनस जो है वो देखा है मैक्सिमम। और सेकंड अटेम्प्ट तक बच्चे पिक में रहते हैं, मतलब 12th के बाद एग्ज़ाम दिलाए, फिर एक साल ड्रॉप लेके फिर जो सेकंड अटेम्प्ट दिलाते हैं वो बेस्ट अपना दिलाते हैं। उसके बाद में थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट जैसे ही वो होते जाता है, बच्चे जो है वो डाउन होना चालू और सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि यार वाकई में मैं डॉक्टर बनने के योग्य हूँ या नहीं हूँ। ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आ जाता है। और सच बताऊँ बहुत बुरा हाल है, मतलब ऑल्दो हम न्यूज़ में देखते ही हैं कि ऐसे नहीं रहता कि पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर रहता है, बट मतलब माहौल ऐसा बन जाता है कि आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूशन इधर उधर जाएंगे बच्चे रहते हैं, माहौल ऐसा बन जाता है कि बच्चा अपने आप को फेलियर खुद ही डिक्लेयर कर देता है। सेल्फ डाउट उतनी बड़ी चीज आज बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए राइट टाइम में डिसीजन लेना ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे बच्चा सेल्फ डाउट में आ जाए, उसके बाद में हम अगर डिसीजन भी लेते हैं कुछ तो वो फिर अपने आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है बच्चा, तो क्या कर लेगा। इस पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। तो फिर आपके हिसाब से इफ़ एनी नंबर, मतलब सिर्फ नीट क्वालिफाई कर जाना ही डॉक्टर बनने का रास्ता अगर ओपन करता है और बाहर पे भी जाके लोग डॉक्टर बन रहे हैं और दे आर डूइंग गुड, तो उनको ये सोचने की नीड नहीं है, बोलना चाह रहे हो आप कि आपका कम स्कोर आया मतलब यू आर नॉट एलिजिबल। सिर्फ ये है कि सीट्स काउंट हमारे पास लिमिटेड है, दैट्स वाई वी मूव टूवर्ड्स अब्रॉड। देखिए यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपका विज़न क्लियर है कि आपको डॉक्टर बनना है और क्यों बनना है, और डॉक्टर ही बनना है, MBBS डॉक्टर ही बनना है, तो आपको चाहिए एक प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो आपके पास में बाई चांस आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप क्वालिफाई कर रहे हो और आपको लग रहा है यार कि यहाँ पे 600 650 स्कोर लाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि नीट की पढ़ाई और MBBS में जो सब्जेक्ट है ये 90% डिफरेंट है। आपका कोई काम मैक्सिमम नहीं आने वाला है उसमें। उसकी पढ़ाई अलग है, इसकी पढ़ाई अलग है। ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम, असली पढ़ाई तो बाद में चालू होगी। और सिर्फ MBBS नहीं है, MBBS तो बस एक बेस है, फिर आगे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मतलब बहुत सारे आगे जो है, मतलब मोटा मोटी 10-12 साल का जो है वो पढ़ाई होता है, आपको वो प्लान करना पड़ेगा। अभी हम क्या माइंडसेट में रहते हैं, बस नीट पास करना है, नीट क्वालिफाई करना है, MBBS सीट लेना, पर असली जंग तो उसके बाद चालू होता है। उसके बाद होता है MBBS करना है, MBBS कर लिए, हॉस्पिटल गए, इंटर्नशिप किए, तब समझ में आया कि यार सिर्फ MBBS की तो उतनी कोई वैल्यू नहीं है, आगे मेरे को PG करना होगा, PhD करना है, MD MS करना होगा। फिर अगेन आप उसकी तैयारी करोगे, 2-3 साल स्पेशलाइजेशन करोगे, फिर उसके बाद में अपना नाम बनाने के लिए अब आपको कम से कम 4-5 साल का टाइम चाहिए। तो इट्स 10-15 ईयर्स ऑफ जर्नी।
तो उसको स्टार्टिंग से अभी से समझना अपने को ज़रूरी है कि इट्स नॉट अबाउट 1 ईयर। आप जितना अर्ली एज में वो 15 ईयर्स को कंप्लीट कर लोगे उतना बेटर है। तो मैं आपके उस पॉइंट पे आऊँगा। तो जिनके पास में क्वालिफाई हैं, जिनको लग रहा है कि उतना स्कोर नहीं, तो बजट है, और अगेन जो 20-30 लाख रुपीस बियर कर सकते हैं, अफोर्ड कर तो सकते हैं। उस जोन में क्यों जाना जहाँ पे बहुत लगा हुआ है कंपटीशन। टेक डिसीजन। अगर आपका स्कोर है नियर बाई कि आपको, क्योंकि हमें अपनी सच्चाई हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। पेरेंट्स को भी पता होता है कि हाँ ये कहाँ तक जा सकते, क्या जा सकते हैं बच्चे, बट जबरदस्ती सभी कर रहे हैं करके डालना, झोंकना, वो गलत है। एवरी ईयर एक थॉट, मतलब जब भी रिजल्ट आता है तो मार्केट में होता है और कोई ना कोई उसका शिकार भी हो जाता है, दैट इज सुसाइडल थॉट। और इसके लिए मतलब ये तो 10th क्वालिफाई नहीं किया तो भी लोग कर ले रहे हैं, 11th के रिजल्ट में भी कर ले रहे हैं, 12th में भी कर ले रहे हैं, नीट में टचवुड अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ तो नहीं आया कि इससे इस तरीके कुछ आया, पर लोग उसको भी चूज़ कर लेते हैं। वो ट्रिगर पॉइंट क्या है जिसको, जो आपको समझ आता हो कि जिस पे वो ऐसा डिसीजन ले लेता है, और उसे निकलने के लिए कुछ क्लू अगर आप शेयर करना चाहो ये आपके वे में। बेसिकली ये मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, इसमें 2-3 एस्पेक्ट जो है वो वर्क करता है, लगता है कि एक तो हम लाइफ को बहुत डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम यहाँ पे आए हैं, तो जीवन है हमारा और ये उसका एक पार्ट है, यही जीवन नहीं है। बट आज के समय में जो शिक्षा जो है, नौकरी जो है, ये जीवन से बढ़ के हो गया है। दूसरा, फैमिली और रिलेटिव सोसाइटी का जो एक्सपेक्टेशन है, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर रहता है। और तीसरा, जब हम कोई भी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, कहीं पे भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपने आप को स्टैंड कंपटीशन वहाँ पे बना के रखे कि वहाँ पे जो क्राइटेरिया बना हुआ है कि भाई हाँ ये कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, सबका अलग अलग इस तरीके से। तो हमें ये समझना ज़रूरी कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ डिफरेंट माइंड। हर कोई अपने आप में एक अलग इंसान है। मतलब मैंने ये एग्जांपल देखा है कि कई बच्चे नीट में 500-550 स्कोर करने के बाद में MBBS करने के लिए गए हैं। मतलब हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना सिर्फ क्वालिफाइड बच्चा वहाँ जाके जो परफॉर्म किया है। ओके। जो क्वालिफाइड बच्चे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल लिए FMG का, और जो 500 प्लस वाले थे उनको 2-3 अटेम्प्ट लग गया। ओके। क्योंकि हर एज ग्रुप अपने आप में एक अलग अलग लेवल का मैच्योरिटी लाता है, अलग अलग माइंडसेट जो है वो डेवलप करते हैं। और ये जो सुसाइडल थॉट है, ये तीनों जो पॉइंट्स बताए इसके इर्द गिर्द जो है वो घूमता है। सो बेसिकली हम लोगों का एक हेल्पलाइन नंबर भी है जिसमें हम लोग वर्क करते हैं कि हम फोकस करते हैं काउंसलिंग पे। मतलब हम ऑलवेज लास्ट एवरी ईयर हम इतने काउंसलिंग किए उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और एक छोटा सा काउंसलिंग भी उस थॉट से हमें जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं बस यही बोलूँगा कि जो लाइफ है उससे बढ़ के कुछ भी चीज़ नहीं है। आपकी लाइफ रहेगी तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। और ये जो रेस लगा हुआ है, इसमें अपना जो अमूल्य चीज़ है उसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको अगर डॉक्टर ही बनना है ना, बहुत ऑप्शन है। बस आपको राइट टाइम में सही जानकारी चाहिए। और पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप समझिए, अगर वो 400 स्कोर ला रहे, 300 स्कोर ला रहे, तो
ये कतई मतलब नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं बन सकता, ये कोई पैमाना नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं बन सकता। जो जनसंख्या है हमारे इंडिया में, जो सीट है, वो मैच नहीं होता। इट्स अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक। आपने कब लिया डिसीजन? फर्स्ट अटेम्प्ट? मतलब आप नहीं, डॉक्टर हैं? मेरा तो मैं 12th पास किया, उसके बाद में अगेन मेरे यहाँ पिताजी को पता था कि मेरा कैपेसिटी क्या है, कैसे है। सो इवन मेरे को तो अब्रॉड का भी नहीं पता था। तो और 2009 मतलब जब तो सोशल मीडिया भी नहीं था उतना, और उस समय में पता नहीं उन्होंने कहीं से पता किया और फिर उन्होंने आके बोला कि फॉरेन जाना है तेरे को करके। तब बस फॉरेन जाना है सुन के फिर डिसीजन ले लिए कि चलो ठीक, बाकी जाके समझ लेंगे क्या कैसा है। और सच बोलूँ तो मेरा कोई उस समय तक कोई वैसा विज़न भी नहीं था कि मेरे को ये था लाइफ में क्लियर था कि भाई कुछ तो करना है, अचीव करना है। और कई बार ये होता है ना कि जब किसी को तैरने सिखाना हो तो ढकेल दो तालाब में, वो सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है। और वो मेरे घर वालों ने मेरे साथ में ज़्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं मिला, और वो आई थिंक बेस्ट डिसीजन था। ही इज अवेयर ना, लाइक आपके क्योंकि डैड आप अवेयर अब्रॉड थे। जाते हो, एक चीज़ समझिए, आप जब अब्रॉड जाते हो आप सिर्फ MBBS की डिग्री लेके नहीं आते, वहाँ से आप कॉन्फिडेंस लेके आते हो, वहाँ से आप डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी लेके आते हो, वहाँ से आप वर्ल्ड वाइड नेटवर्क लेके आते हो, वहाँ से आप नया लैंग्वेज लेके आते हो। क्योंकि यहाँ पे हम क्या होता है, कुछ भी हुआ पापा करा देंगे, भाई करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। वहाँ पे सब काम आपको खुद से करना है, खुद डिसीजन लेना है। और जब आप एज अ डॉक्टर आप आते हो यहाँ पे, तो ये बहुत काम आता है कि आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी क्या है, आप किस तरीके से लीडरशिप कर रहे हो, कैसे अपने माइंड को आप, क्योंकि आप अकेले हो तो आपको खुद से लड़ना है, रोज खुद से लड़ना है, खुद को समझाना है, तो आप पावरफुल बनते हो। माइट भी आप सोसाइटी के नज़र में आप हीरो नहीं बनोगे, लेकिन आप अपने नज़र में हीरो बन के ज़रूर आ जाओगे। और एक चीज़ और कि लोगों को लगता है कि अब्रॉड चला जाएगा तो बहुत चैलेंजेस हैं, और इंडिया में रहेगा तो शायद चैलेंजेस का। तो यहाँ पे प्रॉब्लम चैलेंजेस का आना है या ये चैलेंज का खेल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बात स्टेटस की रह गई है। क्योंकि यहाँ पे आई थिंक कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट सीट में MBBS कर लेगा, या करोड़ रुपए में फीस पेमेंट करके कोई कॉलेज से MBBS कर रहे हैं, तो वो काइंड ऑफ प्राइड, यहाँ भाई मेरा बच्चा तो गवर्नमेंट में पढ़ रहा है, या मैं तो फीस जा रहा है करोड़ों का, मेरा बच्चा ये कॉलेज से प्राउड दोनों में, हाँ, दोनों में वो एक करोड़ों लुटाने एक सोशली डिस्कशन का पॉइंट है। बट अब्रॉड स्टडी को उस नज़रिए से देखा जाता है कि भाई ये कुछ इंडिया में कुछ नहीं कर पाया है, या इंडिया में नहीं मिला, इस वजह से इसको जाना पड़ा। इसको लोग स्टेटस से जोड़ दिए। बट ये स्टेटस से ज़्यादा नीड, अगेन मैं उस पॉइंट पे आऊँगा कि भाई हमें हमारे लाइफ को खुद ही गढ़ना है। आज के डेट में मैं स्टेटस वगैरह के हिसाब से अगर डिसीजन ले लूँ, मेरे पास में 1 करोड़ 1.5 करोड़ है, मैं पूरा लगा दूँ उसमें, नहीं भेजूंगा करके यहीं कोई दूसरा कोर्स में करके इन्वेस्टमेंट कर लूँ, बट अपने बच्चे को भविष्य क्या दे पा रहे हैं। तो ऑलवेज वो प्रायोरिटी रखता है कि हाँ ठीक है, कुछ समय लोग बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, जैसा भी रहेगा सोसाइटी का ये वो, बट मेन तो आप अपने बच्चे का कैरियर बना रहे हैं ना। वो ये सब चीज़ें टेम्प्रेरी है, बट आप बच्चे का जो भविष्य बना रहे हो ये परमानेंट है। और एक्शन से जवाब देना चाहिए आदमी को। और बस वही एक किरदार को बस एक मंच की ज़रूरत होती है, और अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। सेम वही है कि अगर उसका विज़न क्लियर कि उसको डॉक्टर बनना है तो बनेगा, तो उसको एक मंच चाहिए। वो मंच दे रहे हैं, उसके बाद परफॉर्म करना,
उसके ऊपर में। मैं थोड़ा वापस आऊँगा। जो एनटीए वापस से री एग्ज़ाम लेकर आया है, तो इस डिसीज़न को आप किस तरीके से देखते हैं एज़ कम्पेयर टू 24-25? इन बिटवीन बच्चों के लिए लास्ट कंक्लूजन मैसेज आपके पास क्या है, पेरेंट्स के लिए भी? आज के समय में इंडिया के अंदर में जो कंपटीशन का लेवल है, तो वो कंपटीशन एग्ज़ाम को दिलाना किसी युद्ध से कम नहीं है। बट हमारे जो स्टूडेंट है वो भी आज के समय में किसी वॉरियर से कम नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी आने वाली चुनौतियों से डरते होंगे। हाँ, कुछ मिस्टेक्स हुए हैं जिसके वजह से एनटीए को री एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ रहा है, बट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस बार वो मिस्टेक नहीं हो रहा है जो 2024 और 25 में हुआ था। अर्ली डिसीजन ले लिया गया ताकि आपके सामने क्लियर पिक्चर है एक अच्छे प्लानिंग के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने नेवर गिव अप अप्रोच से अभी तक लड़ाई करते हुए आए हैं, बस इसको कंटिन्यू रखना है। इन बिटवीन मैं पेरेंट्स को यही सजेशन देना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है, और अब थोड़ी और ज़्यादा देने की ज़रूरत है। तो आने वाले महीने, 1.5 महीने जो भी हैं, उसमें ये विश्वास बनाए रखें और अपने बच्चे पे बिलीव बना के रखें।